नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको बीएफएम का एग्जामिनेशन है आपके नवंबर सेशन का, तो मैं आपको जून 2023 में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे बीएफएम में, आज मैं आपको वो करवाने वाला हूँ ताकि आप देख पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जून में आए थे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप जरूर अभी देख लीजिए। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है इस वीडियो का। तो अंतिम तक बने रहिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन को आपको समझाते भी चलूँगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन के पीछे कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो आईसीएपी पे बैंक का गाइडलाइन है, आईसीएपी आप समझते हैं ना कि इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। मैं आपको थोड़ा जूम करके शो करता हूं। तो आईसीएपी पे जो गाइडलाइन है वो डिज़ाइन किस लिए किया गया है। दोस्तों, आईसीएपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। और इस पर दोस्तों सवाल पूछा जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू। आईसीएपी पे बहुत सारा सवाल पिछले बार ही पूछा गया था, इस बार ही पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आईसीएपी के रिगार्डिंग सवाल है कि आईसीएपी जो गाइडलाइंस है वो डिज़ाइन किस लिए किया गया है। ऑप्शन ए कर रहा है टू इंश्योर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन विद इन अ बैंक, टू डिटरमाइन द बैंक्स एनुअल प्रॉफिट टारगेट, टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट एंड लोन टर्म्स फॉर कस्टमर, टू मॉनिटर कॉम्प्लायंस विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने बताइए, आईसीएपी पे जो गाइडलाइंस है बैंक का वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका सही जवाब है कि इंश्योर करना कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव हो और जो हमारा कैपिटल एलोकेशन है बैंक के अंदर वो भी क्या हो, वो इफेक्टिव हो। राइट, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बैंक का प्रॉफिट टारगेट नहीं डिटरमाइन करना है, इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करने का कोई ऐसा आईसीएपी से कोई मतलब नहीं है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन से कंप्लायंस मॉनिटर करना, दिस इज ऑल्सो नॉट कम। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉडल रिस्क क्या होता है, व्हाट डज द मॉडल रिस्क रेफर्स टू। तो ऑप्शन को देखते हैं, इनएक्यूरेसी और फेलियर ऑफ मैथमेटिक्स मॉडल यूज इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, लॉस ऑफ वैल्यू इन कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, conflict of interest between stakeholder and management, volatility in the stock market due to macroeconomic factor। तो दोस्तों, मॉडल रिस्क का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हमारा जो मैथमेटिकल, देखिए नाम मॉडल रिस्क क्यों पड़ा ये समझिए। हमारा जो मैथमेटिकल मॉडल है ना वो या तो इनएक्यूरेट रहे या फेल हो जाए, ठीक है। और जिस मैथमेटिकल मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, वो मैथमेटिकल मॉडल या तो इनएक्यूरेट हो जाए या फेल हो जाए, तो यही हमारा मॉडल रिस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है। अकाउंटिंग और फाइनेंस में गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है, ये सवाल है। ऑप्शन ए का है ये एजम्पशन कि बिजनेस कंटिन्यू करेगा अपना ऑपरेशन आगे आने वाले फ्यूचर में, ये बिलीव कि बिजनेस करंटली प्रॉफिटेबल है और वो सिग्निफिकेंट रिटर्न जनरेट करेगा। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन कि बिजनेस जो है मेजर रिस्ट्रक्चरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करेगा। और चौथा ऑप्शन है कि एक रिक्वायरमेंट है बिजनेस को कि वो रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करे अपने स्टेक होल्डर को। तो बताइए दोस्तों, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग और फाइनेंस में, ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, गोइंग कंसर्न बेसिकली एक एजम्पशन होता है जो कि बिजनेस अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगा आगे आने वाले फ्यूचर में ना, इसलिए इसे गोइंग कंसर्न कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ईसीजीसी है भारत का, वो कंट्री को 7 कैटेगरी में क्लासीफाई करता है। आपसे सवाल ये पूछा गया था कि C2 क्या इंडिकेट करता है। आप दोस्तों आपको जरूर देख के जाइए, ये 7 जो रिस्क का कैटेगराइजेशन है, प्लीज़ गो थ्रू द रिस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ईसीजीसी का क्लासिफिकेशन है 7 कैटेगरीज में। पहला ऑप्शन कर रहा है इनसिग्निफिकेंट रिस्क, दूसरा ऑप्शन कर रहा है मॉडरेट रिस्क, तीसरा है हाई रिस्क, चौथा है वेरी हाई रिस्क। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब होगा इसका। तो ये जो हमारा ईसीजीसी का क्लासिफिकेशन है इन कंट्री इंटू 7 कैटेगरीज, सो व्हाट डज C2 डिफरेंस, C2 रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इससे रिलेटेड थ्योरी दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा 7 रिस्क कैटेगरी है ईसीजीसी का, उसमें सबसे पहला आता है इनसिग्निफिकेंट रिस्क A1 होता है, लो रिस्क A2 होता है, मॉडरेटली लो रिस्क B1 होता है, मॉडरेट रिस्क B2 होता है, मॉडरेटली हाई रिस्क C1 होता है, हाई रिस्क C2 होता है, वेरी हाई रिस्क D होता है। तो इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार C1 पूछा, अगले बार A2 पूछ सकता है, B2 पूछ सकता है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वन। तो जो मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ ना, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो पहले देखिए ही देखिए प्रायोरिटी पे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल है कि एक बॉन्ड का फेस वैल्यू दे रखा है $10,000 और यील्ड दे रखा है 6%, कूपन रेट दे रखा है 8% सेमी एनुअली और मैच्योरिटी है 3 साल का। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बता दो। मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखे जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यूरेशन मेथड है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू दिस। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना आता है समेशन ऑफ पीवी इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ पीवी, यही होता है हमारा, ठीक है। मैक्लॉड ड्यूरेशन और फिर उसको 1+ ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए मैक्लॉड ड्यूरेशन को 1+ YTM से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन मिल जाएगा, समझे। तो मैक्लॉड ड्यूरेशन पहले निकाला जाता है आपको समेशन ऑफ पीवी इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ पीवी।
तो आप समेशन ऑफ पीवी इंटू टी कैसे निकालेंगे, तो टेबुलर फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। आप ये देखिए कि आपको जो आपका जो कैश फ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कीजिए और सबको जोड़ के नोमिनेटर में लिखिए और डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ पीवी लिखिए। तो इस प्रकार से आपको मैक्लॉड ड्यूरेशन मिलेगा और फिर उसको 1 + YTM से डिवाइड करेंगे तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन मिलेगा। प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्यूरेशन को जरूर देख के जाइए। सवाल पूछा गया था कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्विफ्ट का, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर बी है। इसका जो आंसर है वो बी मिलेगा आपको, 3 ईयर्स मिलेगा। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है माइवॉर के बारे में। माइवॉर के बारे में सवाल पूछा गया था पिछले बार। ऑप्शन ए कह रहा है कि माइवॉर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो कि RBI सेट करती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि माइवॉर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, पैनल ऑफ बैंक सेट करते हैं डेली बेसिस पे। सी कह रहा है कि माइवॉर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट सेट करती है। और लास्ट ऑप्शन है माइवॉर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया सेटअप करती है। तो दोस्तों बताइए क्या सही जवाब है इसका। तो माइवॉर कौन सेट करता है, इट इज सेट बाय। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जो माइवॉर रेट है ना वो पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्लीज़ रिमेंबर FBIL, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं BFM के कैप्सूल कोर्स के बारे में बता दूं। बेसिकली ये कोर्स में आप कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 1 लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, डेली क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ विद 1 लाइनर और फॉर्मूला PDF ये सब डाल रखा है। तो फ्रेंड्स आप जैसे 1 लाइनर PDF में देखेंगे तो एक सेपरेट PDF है 1 लाइनर का, यानी सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा गया है 1 लाइन के फॉर्म में। कैप्सूल PDF में दोस्तों आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे इंटायर कंटेंट को एक PDF में। डेली क्विजेज में दोस्तों आप क्विजेज दे सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी 78 टेस्ट डाल रखा है और मैं डेली बेसिस पे ऐड भी करता रहा हूँ। ये मंथ वाइज टेस्ट अरेंज है यहाँ पे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख पाएंगे 2012 का, 2013 का जो सवाल, 2023 का, 2022 का जो सवाल पूछा गया था BFM का, वो MCQ विद 1 लाइनर, इसमें आपको MCQs मिल जाएगा 1 लाइनर के फॉर्म में। देख सकते हैं बहुत सारा PDF है इसके अंदर। और फाइनली आप उसके बाद देख सकते हैं हमने फॉर्मूला PDF भी डाल रखा है, इसमें सारा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल एक साथ है। तो यदि आप इस पार्टिकुलर कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, JVN CIV मेड सिंपल को। और फ्रेंड्स मात्र 75 रुपीज़ में आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूं पहले 11 इनरोलमेंट में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि CCIL के द्वारा बनाया गया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। FX क्लियर, FX स्वैप, FX रिटेल और FX डीलिंग, बताइए। तो दोस्तों सही जवाब है FX क्लियर। तो CCIL के द्वारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका नाम है FX क्लियर, राइट। तो ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसे एक लोन या एडवांस माना जाता है जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, बताइए। तो लोन या एडवांस जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है तो उसे वो किसे माना जाता है, FD को, क्रेडिट कार्ड को, इंश्योरेंस पॉलिसी को या म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NDS प्लेटफॉर्म किसके द्वारा ऑपरेट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में। सो NDS प्लेटफॉर्म ऑप्शन को देखते हैं, NSE के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, क्लियर कॉर्प। तो NDS प्लेटफॉर्म किसके द्वारा ऑपरेट होता है बताइए। सो NDS प्लेटफॉर्म जो ऑपरेट होता है हमारा क्लियर कॉर्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। RBI के बिहाफ में जो क्लियर कॉर्प है वो NDS प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है। नेक्स्ट है दोस्तों CMB का फुल फॉर्म बता दीजिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो CMB कैश मैनेजमेंट बिल, सेंट्रल मॉनिटरी बेस, कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट मास्टर कार्ड बेनिफिट। तो CMB होता है हमारा कैश मैनेजमेंट बिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉन्ड का फेस वैल्यू, देखिए फिर से वही मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ऑलरेडी भी आप डिस्कस इस क्वेश्चन। यदि इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ जाता है तो बॉन्ड के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट, देखिए सबसे पहले इस ऑप्शन को देखते हैं कि प्राइस जो है अप्रॉक्सीमेटली 1% घट जाएगा, प्राइस जो है बॉन्ड का अप्रॉक्सीमेटली 1% बढ़ जाएगा, प्राइस नहीं चेंज होगा, प्राइस को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो देखिए जो बॉन्ड का प्राइस होता है ना वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट से। इसका मतलब कि यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो घट जाएगा। उसी तरह दोस्तों यदि इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस केस में इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ रहा है तो आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1% से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बेसिक सा सवाल है, अप्रॉक्सीमेटली मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट। उसके लिए अलग सा फॉर्मूला है हमारे पास। इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि हमारा एशियन क्लियरिंग यूनियन का मेंबर नहीं है, ये सवाल था। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है।
तो दोस्तों इसका सही, और एक पाकिस्तान भी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई पाकिस्तान है। सही जवाब है ईरान। एसीयू को एक बार देख लीजिएगा। तो एसीयू एक पेमेंट यूनियन है सेंट्रल बैंक का एस्केप रीजन में, तो ईरान जो है ये एस्केप का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि एसआरपी का कौन सा पिलर नहीं है। एसआरपी समझते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस को एसआरपी बोलते हैं। एसआरपी का कौन सा पिलर नहीं है? पहला है कि बैंक प्रोसेस फॉर असेसिंग कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ बैंक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट, बैंक शुड ऑपरेट एवं मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो, अर्ली सुपरवाइजरी इंटरवेंशन। बताइए दोस्तों कौन सा पिलर नहीं है एसआरपी का? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी कि बैंक जो है मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो के ऊपर ऑपरेट हो, दिस इज नॉट वन ऑफ द पिलर। बाकी जो हमारा है कि बैंक का प्रोसेस होता है कैपिटल एडिक्वेसी असेस करने का। फिर नेक्स्ट है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ बैंक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट, तीसरा है अर्ली सुपरवाइजरी इंटरवेंशन। सो दीज आर द पिलर, बट बैंक शुड ऑपरेट एबव मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो, दिस इज नॉट द पिलर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में क्या सही है? तो इन्हें अलाउ किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें, इन्हें अलाउ किया जाता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें, इन्हें अलाउ किया जाता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में इन्वेस्ट करें, इन्हें अलाउ किया जाता है कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें। बताइए दोस्तों फॉरेन एफपीआई के बारे में क्या सही है? तो एफपीआई के बारे में सही है कि ये दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप वेरिएंस का आप डेफिनेशन बता दीजिए। तो वेरिएंस ऑप्शन ए का रहा है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं डाटा सेट में सभी का एवरेज, जो हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है डाटा सेट में उसके बीच का डिफरेंस, द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस डेविएशन फ्रॉम द मीन, द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू एबव और बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि यदि हमारा जो स्क्वायर डेविएशन होता है ना उसका सम ले लीजिए मीन से, और उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो उसका वही होता है हमारा वेरिएंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक ट्रेडर एक कॉल ऑप्शन को बाई करता है, स्टॉक में स्ट्राइक प्राइस दे रखा है $100 का और एक्सपायरेशन डेट है 3 मंथ का, प्रीमियम है $5 का, करेंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का $95 का। तो मैक्सिमम लॉस ट्रेडर कितना इनकर कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे केस स्टडी पूछा गया था, प्लीज गो थ्रू दिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों सवाल ये है कि ट्रेडर एक कॉल ऑप्शन खरीदता है स्टॉक पे, स्ट्राइक प्राइस आप समझते हैं ना, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरेशन डेट क्या होता है, पहले आप इस चीज़ों को खुद से सॉल्व कीजिए फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो आपको स्ट्राइक प्राइस दे रखा है $100 का, एक्सपायरेशन डेट दे रखा है 3 महीने का, प्रीमियम दे रखा है $5 का, करेंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का $95 का। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लॉस कितना ट्रेडर इनकर कर सकता है। दोस्तों सही जवाब है कि जो मैक्सिमम लॉस ट्रेडर इनकर करेगा ना वो होगा $5। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस ट्रेडर को प्रीमियम कितना पे करना है, देखिए ना प्रीमियम $5 पे करना है। तो यदि स्टॉक का प्राइस मान लीजिए $100 से कम हो जाएगा, ठीक है, एक्सपायरेशन डेट से पहले, एक्सपायरेशन डेट 3 महीना है, 3 महीने से पहले स्टॉक का प्राइस मान लीजिए $100 से कम हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा, वर्थलेस, कि बिना किसी काम का। और ट्रेडर क्या करेगा? $5 अपना प्रीमियम लूज कर लेगा, समझे? तो मैक्सिमम लॉस जो ट्रेडर को होगा वो अपना प्रीमियम अमाउंट जो दिया है वही होगा, ठीक है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं $95 है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रिटेंशन रेट। देखिए दोस्तों इस पर एक और सवाल पूछा गया था कि आपसे एक ट्रेडर ने पुट ऑप्शन पुट किया $100 का 3 महीना के लिए, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है बस कॉल की जगह पुट हो गया, तब क्या अंतर होगा बताइए? तो दोस्तों बताइए इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ट्रेडर मेक कर सकता है यदि पुट ऑप्शन हो? समझिए मैक्सिमम प्रॉफिट भी $5 होगा, क्योंकि ट्रेडर को प्रीमियम रिसीव होगा $5 का उस ऑप्शन के लिए, चाहे वो स्टॉक प्राइस घटे या बढ़े। राइट, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एमआरआर के रिगार्डिंग, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो हमारे रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी आरएमबीएस होती है, आरएमबीएस के ऑरिजिनेटर के लिए जो हमारा एमआरआर होता है मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट वो कितना होता है? बुक वैल्यू का 5%, 10 बुक वैल्यू का 10% जिस लोन को सिक्योरिटाइज कर रहे हैं, 15% बुक वैल्यू का और 20% बुक वैल्यू का। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है? तो दोस्तों हमारा जो एमआरआर होता है, एमआरआर जो होता है वो होता है हमारा करेक्ट आंसर ये है 5% ऑफ द बुक वैल्यू। बाकी का जो कंटेंट है दोस्तों वो मैं अपने कैप्सूल कोर्स में ऐड कर दिया हूँ, तो बाकी का कंटेंट आप यदि चाहते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो जाइए। मात्र 75 रुपीज़ में आपको एक कोर्स मिल रहा है। इसमें आपको मैंने कंटेंट सो ही किया, इसमें दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1-लाइनर, PDF, कैप्सूल PDF सारा कुछ कंटेंट मिल रहा है। धन्यवाद।